हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज। इसके हम कुछ देखने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन 75 तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 76 पर। चलो, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या दिया है भाई? ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वुड इंक्रीज, डिक्रीज, नीदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो इस तरह का हम एक इलस्ट्रेशन भी कर चुके हैं, तो आपको ध्यान देना है। बहुत अच्छा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अभी एग्जिस्टिंग डिटेल्स से। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो यह आपका फॉर्मूला है। अब जो डिटेल्स दी हुई हैं, सबसे पहले अभी जो एग्जिस्टिंग ओपनिंग इन्वेंट्री है, एग्जिस्टिंग परचेजेस है, एग्जिस्टिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इसके बेसिस पे हम अपना COGS निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं COGS इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 40,000, परचेजेस है 3,20,000, क्लोजिंग है 1,20,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 40,000 प्लस 3,20,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000। तो आपका क्या निकल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो, तो 40,000 प्लस 3,20,000 माइनस 1,20,000 कितना हो गया? 2,40,000। तो 2,40,000 आपका क्या आ रहा है? COGS आ रहा है। ठीक है, अब आप क्या निकालोगे नेक्स्ट? एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 40,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 80,000। तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री भी आ गई। बस अब फॉर्मूले में पुट कर लो। COGS अभी हमारा एग्जिस्टिंग कितना है? 2,40,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? 80,000। तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आ गया? अभी एग्जिस्टिंग 3 टाइम्स। तो ये अभी हमारी जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आ गई सारी बात? चलो, अब यहाँ पर एक एक करके केसेस दिए हुए हैं। हर केस का क्या इम्पैक्ट होने वाला है COGS पे, एवरेज इन्वेंट्री पे, उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि भाई हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या उसमें कोई भी चेंज नहीं है। इस तरह के हम और क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, बाकी रेशियोज के, ये हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। चलो, तो ध्यान से देखते हैं, एक एक सिचुएशन को एनालाइज करते जाएंगे। सबसे पहला क्या है देखते हैं। नंबर A, सेल ऑफ गुड्स फॉर 40,000। तो 40,000 रुपये में हमने गुड्स को बेचा और उन गुड्स की एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? 32,000 के गुड्स थे। ठीक है, तो हमारे पास 32,000 के रसगुल्ले थे, उसको हमने 40,000 में बेचा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर इस चीज़ को देखो। ओपनिंग इन्वेंट्री में क्या इस ट्रांजैक्शन के कारण कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। परचेजेस में क्या इस ट्रांजैक्शन के कारण कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि आपके पास जितना रसगुल्ले अवेलेबल थे, जितना स्टॉक अवेलेबल था,
उसमें से आपने बेच दिया, ठीक है, तो 32,000 का स्टॉक बेच दिया, तो आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री अब क्या हो जाएगा, उतने से कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर 4 रसगुल्ले हैं, उसमें से आपने 1 रसगुल्ला बेच दिया, तो अब आपके पास 3 ही बचेंगे ना। तो इसीलिए जो आपने बेचा है, जितने जितने कॉस्ट का आपने गुड्स बेचा है, उतने से आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो आपका ओवरऑल COGS चेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ एवरेज इन्वेंट्री में भी क्लोजिंग इन्वेंट्री चेंज होगी, तो आपका इस पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो चलो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम अपना डिसीजन सुनाएंगे। तो यहाँ पर हम डिसीजन अभी नहीं लिख रहे हैं, हम एंड में लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले COGS क्या हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक तो सेम ही है आपका 40,000, 3,20,000 परचेजेस है, तो 40,000 प्लस 3,20,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा आपका, अभी 1,20,000 था। अब 1,20,000 के स्टॉक में से 32,000 की कॉस्ट वाला स्टॉक आप बेच चुके हो, तो अब उतने से आपका क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा। तो सिर्फ आपका बचेगा क्लोजिंग स्टॉक कितना, 88,000। तो क्लियरली हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना लिख लेंगे, 88,000, ठीक है। तो अब COGS कितना आ जाएगा आपका, देखो 40,000 प्लस 3,20,000 माइनस 88,000, तो COGS अब आपका हो जाएगा 2,72,000। तो क्लियरली यू कैन सी कि आपका COGS पहले था 2,40,000, अब COGS कितना हो गया आपका 2,72,000, मतलब बढ़ गया, ठीक है। अब एवरेज इन्वेंट्री भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज इन्वेंटरी इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक है 40,000 प्लस 88,000 है आपका क्या, क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो कितना हो जाएगा, 40,000 प्लस 88,000 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा आपका 64,000। तो देखो आपका पहले एवरेज इन्वेंट्री कितना आ रहा था, 80,000, अब आपका ओवरऑल एवरेज इन्वेंट्री क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं इन्वेंट्री, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारा लिखना है अभी। ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पे, COGS 2,72,000 डिवाइडेड बाय 64,000 विच इज इक्वल टू 4.25 टाइम्स। तो क्लियरली हमारा पहले कितना आ रहा था, 3 टाइम्स आ रहा था, अब आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आ रहा है, इस डिटेल के अकॉर्डिंगली 4.25 टाइम्स, मतलब क्लियरली क्या हो गया है, इंक्रीज। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे A क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस COGS has increased due to decrease in closing stock and average inventory has decreased ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंक्रीजेस, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? तो ये हो गया आपका A पार्ट। चलो तो यहाँ पर आ जाते हैं, देखो A पार्ट हमारा आंसर क्या आ रहा है, इंक्रीज, बिल्कुल परफेक्टली सॉल्व हो गया। B पार्ट पे आते हैं, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 40,000। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सब कुछ सेम है, बस क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा 40,000 से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं B पार्ट, अगेन हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक सेम रहेगा 40,000, क्लोजिंग स्टॉक चेंज होगा बस, परचेजेस भी 3,20,000 रहेगा। तो 40,000 प्लस 3,20,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना था आपका, क्लोजिंग स्टॉक एग्जिस्टिंग अभी 1,20,000 है, इसमें 40,000 से इंक्रीज हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका 1,60,000। तो सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये आपका 40,000 प्लस 3,20,000 माइनस 1,60,000। तो COGS आपका कितना हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। और
एवरेज इन्वेंट्री आपका कितना हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक 40,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 1 लाख। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारा COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगा दैट इज़ 2 टाइम्स। तो क्लियरली हमारा पहले कितना आ रहा था, 3 टाइम्स, अब कितना आ रहा है, 2 टाइम्स, मतलब हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम एज COGS डिक्रीजेज। ठीक है, हमारा COGS देखो सबसे पहले कितना आया था 2,40,000, अब सिर्फ कितना आया है 2,40,000 से कम हो गया। तो एज COGS डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक and average inventory increases hence inventory turnover ratio decreases। तो क्लियरली क्योंकि आपका क्या हो रहा है, न्यूमरेटर जो था वो और कम हो रहा है और डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो आपका ओवरऑल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो तो गिरेगा ही डेफिनेटली। ठीक है, बी क्लियर हो गया। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट सी। तो सी सिचुएशन में क्या बोला गया कि गुड्स हमने खरीदे कितने, 80,000 में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, गुड्स हमने खरीदे 80,000 के। ठीक है, तो नंबर सी, यहाँ पर सबसे पहले COGS निकाल लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना था, 40,000। ठीक है, परचेजेस थे 3,20,000 प्लस हमने गुड्स खरीदे 80,000 के। आ रहा है समझ में? तो हमने गुड्स 80,000 के खरीदे, तो हम अपने परचेजेस जो एग्जिस्टिंग परचेजेस है उसमें 80,000 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आपके परचेजेस हो जाएंगे 4 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ध्यान से देखो, आपने गुड्स खरीदे, सपोज आपके पास सिर्फ 2 रसगुल्ले थे, ठीक है, आपने 4 रसगुल्ले और खरीद लिए, तो आपका परचेजेस तो बढ़ा, समझ में आया? अब परचेजेस बढ़ा तो आपका क्लोजिंग स्टॉक, अगर मैं नहीं खरीदती तो मेरे 2 ही रसगुल्ले क्लोजिंग स्टॉक में बचते, बट अब क्योंकि मैंने 4 रसगुल्ले और खरीद लिए तो अब मेरे क्लोजिंग स्टॉक में 4 रसगुल्ले बढ़ जाएंगे, दैट इज अब टोटल 6 रसगुल्ले हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है इस चीज़ का? क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बढ़ेगी, क्योंकि आपने बेचे तो है नहीं, आपने परचेज किया है लेकिन उसको बेचा नहीं है, तो वो अभी आपके क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा रहेगा, तो इसलिए आपका क्लोजिंग स्टॉक भी 80,000 से बढ़ जाएगा। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर कितने से बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 2 लाख, 1,20,000 प्लस 80,000 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो COGS आपका कितना रहेगा, 2,40,000। मतलब COGS में आपका कोई चेंज नहीं आया। देखो, जो सबसे पहले आपका COGS था 2,40,000, वही अभी भी है। अब आ जाते हैं यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री पे। तो एवरेज इन्वेंट्री हमारी कितनी हो जाएगी, ओपनिंग स्टॉक 40,000 प्लस 2 लाख क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 1,20,000। तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 दैट इज 2 टाइम्स। तो क्लियरली यहाँ पर क्या हो रहा है, COGS में कोई चेंज नहीं है, लेकिन एवरेज इन्वेंट्री आपका बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो ओवरऑल रेशियो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एज COGS remains unchanged due to increase in purchases and closing stock. And average inventory increases. Hence, inventory turnover ratio
डिक्रीजेस। ठीक है, क्लियर हो गया ये सी पॉइंट? तो समझ में आ रहा है क्या इम्पैक्ट होगा इसका? ठीक है, बढ़े आगे। चलो डी पॉइंट पे आते हैं अब। सिचुएशन डी क्या बोल रहा है? सिचुएशन डी, परचेज रिटर्न हुआ 20,000 का। ठीक है, तो परचेज रिटर्न हुआ 20,000 का, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब COGS पे क्या इम्पैक्ट आएगा? ध्यान से, ओपनिंग स्टॉक तो सेम रहेगा, लेकिन परचेजेस जो थे आपके कितने? 3,20,000 के, उसमें से 20,000 का जो था आपने परचेज को रिटर्न कर दिया, तो -20,000 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो परचेजेस कम हो जाएंगे, और जो आपने रिटर्न कर दिया अब वो आपके क्लोजिंग स्टॉक में भी नहीं पड़ा रहेगा, तो आपका ओवरऑल क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 था, उसमें भी 20,000 का परचेज रिटर्न जो हुआ वो भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आपको रसगुल्ले के एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एग्जाम्पल, आपने 4 रसगुल्ले खरीदे। ठीक है, तो अब आपका क्लोजिंग स्टॉक में वो 4 रसगुल्ले पड़े रहेंगे, बट अगर 4 रसगुल्ले में से एक रसगुल्ला खराब निकला, वो आपने रिटर्न कर दिया, ठीक है, शॉपकीपर को, तो अब आपके पास कितने बचे? 3 बचे। तो क्लोजिंग स्टॉक में कितने पड़े रहेंगे? अब 3 ही पड़े रहेंगे। वहीं पर पहले कितने पड़े रहते? 4 पड़े रहते, बट ड्यू टू परचेज रिटर्न अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं वो माल वापस भिजवा रही हूँ। चलो, तो अब कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कर लो। 40,000 प्लस ये कितना हो जाएगा? 3 लाख, माइनस ये कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो यहाँ पर COGS क्या हो जाएगा? 2,40,000। अगेन COGS जितना था पहले उतना ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। एवरेज इन्वेंट्री चेक कर लेते हैं। तो एवरेज इन्वेंट्री 40,000 ओपनिंग स्टॉक हो गया, प्लस क्लोजिंग स्टॉक आपका 1 लाख हो गया, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो एवरेज इन्वेंट्री कितना हो गया? 70,000। तो अब यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लेते हैं। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 70,000, तो आपका रेशियो हो गया 3.43 टाइम्स। तो अगेन आपका रेशियो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया 3 टाइम्स से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगी एज COGS remains unchanged due to decrease in purchases and closing stock by the amount of purchase return ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है अगेन। पहले कितनी आ रही थी ओरिजिनली? 80,000। अब क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया हमारा, तो एवरेज इन्वेंट्री भी हमारी कम हो जाएगी ओवरऑल। तो एवरेज इन्वेंट्री डिक्रीजेस, हेंस अब देखो न्यूमरेटर आपका सेम रहा, डिनोमिनेटर कम हो गया, तो क्लियरली आपका रेशियो तो बढ़ेगा ही। हेंस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंक्रीजेस। आ रहा है समझ में? तो ये हो गया आपका डी पॉइंट। अब आ जाओ ई पे। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो यहाँ पर 10,000 रुपए के गुड्स विड्रॉ किए, तो हमने सपोज 4 रसगुल्ले खरीदे, उसमें से एक रसगुल्ला हम खुद खा गए, हमने कंज्यूम करा, अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया, ठीक है। तो बचे कितने? 3 रसगुल्ले बचे जो खरीदे थे उसमें से। तो क्लियरली आपका परचेजेस भी कम होगा और क्लोजिंग स्टॉक भी कम होगा, क्योंकि पहले अगर मैं नहीं खाती तो मेरे 4 रसगुल्ले बचते क्लोजिंग स्टॉक में, लेकिन क्योंकि मैंने एक रसगुल्ला खा लिया तो अब क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो गया। तो यहाँ पर भी सेम, परचेजेस भी कम हो जाएगा उस अमाउंट से और क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा। तो इवेंचुअली बिल्कुल सेम टू सेम जो अभी हमारा डी पार्ट में हुआ है यही होने वाला है। तो जितने अमाउंट से आपका परचेजेस कम हुआ उतने ही अमाउंट से क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस जो है आपका उस इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा और COGS सेम ही रहने वाला है, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री आपकी क्या हो जाएगी ओवरऑल? वो भी कम होगी, क्योंकि आपका क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है उतने अमाउंट से, तो आपका ओवरऑल ITR जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया?
तो E और F दोनों ही E एंड F सेम एज D, ठीक है। और ये मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क, मैं होमवर्क बहुत कम देती हूँ, तो ये बहुत बिल्कुल सेम टू सेम पॉइंट्स हैं डी की तरह ही। या आपको खुद से इस तरह से सॉल्व करके अपना रीजनिंग देना है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। समझ में आ रहा है? इसी तरह से देखो अब एफ वाला पॉइंट, लास्ट पॉइंट भी देख लो, उसमें भी क्या हो रहा है, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अब 20,000 रुपये के गुड्स में फ्री सैंपल्स की तरह बांट रही हूँ। देखो अब ध्यान से, तो यहाँ पर भी देखो परचेज रिटर्न वाले एग्जाम्पल देखो, 20,000 के गुड्स क्या हुआ, मैं फ्री सैंपल्स की तरफ बांट रही हूँ। मतलब सपोज 4 रसगुल्ले आए, मैंने परचेज़ किया, उसमें से मैं एक रसगुल्ला मैंने किसी और को बोला कि आप टेस्ट करके देखो कैसा है, ठीक है, मैंने फ्री में बांट दिया, सैंपल फ्री सैंपल में बांट दिया। तो अब मेरा परचेजेस तो कम हो ही गया, लेकिन इवेंचुअली मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी उतने अमाउंट से कम होगा, क्योंकि अगर मैं वो फ्री में नहीं बांटती तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में भी 4 रसगुल्ले बचते, बट अब सिर्फ 3 ही बचेंगे। समझ में आ रहा है पूरी कहानी? ठीक है, तो चलो यहाँ पर भी देखो 20,000 से सेम जो फ्री सैंपल बांटा स्टॉक वो माइनस हो जाएगा परचेजेस में से, और अब वो क्लोजिंग स्टॉक में भी नहीं बचेगा क्योंकि हमने बांट दिया, किसी और को दे दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक में से भी उतना अमाउंट माइनस हो जाएगा। तो इवेंचुअली बिल्कुल सेम टू सेम यही आंसर आने वाला है एफ का भी। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पर यही रीज़न लिखना है। बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, एज COGS रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यू टू डिक्रीज इन परचेजेज एंड क्लोजिंग स्टॉक बाय द अमाउंट ऑफ फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड। जितना आपने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया है उतने अमाउंट से आपका परचेजेज और ये कम हो जाएगा। समझ में आ गया? और एवरेज इन्वेंट्री डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, इसलिए आपका ओवरऑल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, इससे आपको और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड। तो जल्दी से देख लो यहाँ पर, अभी तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शिवालिका मिल्स लिमिटेड। इन्वेंट्री इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर दिया है, इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी आपको दे दिया है, कितना, 8 टाइम्स। सेलिंग प्राइस है हमारा 25% अबव कॉस्ट। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो भी आपका कॉस्ट या COGS होगा उसमें जब आप 25% का प्रॉफिट मिलाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस या सेल्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो हमें क्या निकालना है, कंप्यूट अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, तो हमें प्रॉफिट कितना होगा ये निकालना है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज नेट सेल्स कितना होगा ये निकालना है। चलो तो सबसे पहले तो हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब यहाँ पर हमें COGS निकालना है, हमें नहीं पता। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें पता है, और एवरेज इन्वेंट्री हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया है। कितना कितना, 60,000 और 1 लाख। चलो तो निकाल लेते हैं यहाँ पर। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो एवरेज इन्वेंट्री हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 1 लाख, 60,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, मतलब 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 80,000। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें कितना दिया हुआ है, 8 टाइम्स। ठीक है, और हमें COGS निकालना है, तो COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री आपकी कितनी आ गई, 80,000। तो COGS आपका आ जाएगा कितना, 8 इंटू 80,000, 80,000 यहाँ चला जाएगा,
तो आपका COGS कितना आ जाएगा 6,40,000। ठीक है, अब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया, मतलब आपको COGS मिल गया। इसमें जब आप 25% कैलकुलेट कर लोगे इसका, क्योंकि अबव कॉस्ट बोला है, ठीक है, तो मतलब हमें ऑन कॉस्ट 25% प्रॉफिट निकालना है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू COGS इंटू 25%। तो COGS कितना आया है 6,40,000 का 25%, तो 6,40,000 का 25% कितना हो जाएगा 1,60,000। तो क्लियरली आपका नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या हो जाएगा COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, आप कैसे निकालते थे COGS, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट COGS होता था, तो COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा सेल्स। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर जो आपका कॉस्ट प्राइस है COGS, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकाला था 6,40,000, प्लस उस पर हमने ग्रॉस प्रॉफिट का कितना अमाउंट ऐड किया 1,60,000, तो हमें टोटल सेल्स मिल गई, नेट सेल्स मिल गई 8 लाख। तो क्लियरली यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया 1,60,000 होगा ग्रॉस प्रॉफिट इस केस में, और नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा 8 लाख। तो देख लेते हैं आंसर। देखो ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000 हो गया और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स 8 लाख हो गया। तो परफेक्टली ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। जल्दी से इसका सोल्यूशन देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। आगे बढ़े, क्वेश्चन 78, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या क्या दिया है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्रेडिट सेल्स दिया है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 2 लाख, मतलब कैश सेल्स दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या दिया है 25% ऑफ कॉस्ट दिया है, कॉस्ट। क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 टाइम्स दी ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब COGS का 10% था ओपनिंग इन्वेंट्री, और ओपनिंग इन्वेंट्री का 3 टाइम्स था क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो सब चीज़ें एक दूसरे से को रिलेटेड है, तो एक चीज़ निकल गई तो सारी चीज़ें निकल जाएंगी। चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारा फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सेल्स दी हुई है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, तो हम COGS डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर नेट सेल्स, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या क्रेडिट सेल्स कैश सेल्स भी लिख सकते हो। क्वेश्चन में उन्होंने ये टर्म्स दिए हैं इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्रेडिट सेल्स कितना है देखो ध्यान से 6 लाख, और कैश सेल्स कितनी है 2 लाख। चलो तो यहाँ पर लिख लेते हैं 6 लाख प्लस 2 लाख, तो आपकी नेट सेल्स कितनी आ गई 8 लाख। अब COGS निकाल लो, COGS कैसे निकल जाएगा, COGS इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से प्रॉफिट का हिस्सा हटा दोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। तो नेट सेल्स है आपकी 8 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोला गया है 25% ऑन कॉस्ट। तो आप कैसे निकालोगे 8 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100 नहीं होगा 125 हो जाएगा, क्योंकि ऑन कॉस्ट बोला है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 8 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125 ये हो गया 1,60,000। तो 8 लाख माइनस 1,60,000 आपका कितना हो जाएगा 6,40,000। तो हमारा COGS कितना आ गया 6,40,000 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है ओपनिंग इन्वेंट्री जो थी वो 10% थी COGS की,
चलो तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं ओपनिंग इन्वेंटरी इज इक्वल टू 6,40,000 COGS का 10%, तो कितना हो जाएगा 64,000। एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या बोला है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री की 3 टाइम्स है। तो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी 64,000, उसका 3 टाइम्स इंटू 3, तो 64,000 इंटू 3 कितना हो गया 1,92,000। तो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री भी मिल गई और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी मिल गई। चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। कितना हो जाएगा 64,000 प्लस 1,92,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 1,28,000। तो चलो अब COGS भी मिल गया, एवरेज इन्वेंट्री भी मिल गया, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं। COGS कितना आ गया 6,40,000 डिवाइडेड बाय 1,28,000 क्या आ गया एवरेज इन्वेंट्री आ गया। ठीक है, चलो तो निकाल लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 5 टाइम्स। तो क्लियरली यहाँ पर हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स। क्या किया, सबसे पहले क्रेडिट सेल्स कैश सेल्स को ऐड करके नेट सेल्स निकाल लिया, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर लिया परसेंटेज, तो COGS आ गया। फिर उसके बाद COGS का 10% ओपनिंग इन्वेंट्री है और ओपनिंग इन्वेंट्री का 3 टाइम्स क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो इस तरह से हमने दोनों निकाल लिए। और उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री में ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 कर लिया, तो हमारा 1,28,000 एवरेज इन्वेंट्री आ गया और उसको हमने मेन फॉर्मूले में पुट कर लिया। आ गया समझ में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 78 पूरी तरह से कंप्लीट। देख लो एक बार, नोट कर लो, बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 79, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। अब अलग अलग 2 केसेस दिए हैं, इन केसेस में हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज निकालने हैं। चलो तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। चलिए तो सबसे पहले आ जाते हैं हम केस नंबर 1 पे। तो केस 1 में क्या जानकारी दी गई है देखते हैं। यहाँ पर केस 1 में बोला गया है कैश सेल्स थी 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट सेल्स थी हमारी 3 लाख। चलो तो इतना निकालते हैं सबसे पहले। तो क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 3 लाख, तो कैश सेल्स क्या है 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो दैट मीन्स 3 लाख का 25% आपकी क्या आ जाएगी कैश सेल्स आ जाएगी। तो 3 लाख का 25% आपका हो जाएगा 75,000। तो कैश सेल्स भी मिल गई, क्रेडिट सेल्स भी मिल गई। फिर क्या बोल रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स ही दिया है, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय हम लोगों को 100 ही करना पड़ेगा, 100 प्लस रेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकाल लेते हैं अब हमारा COGS। तो COGS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स दैट इज 3 लाख प्लस 75,000, टोटल नेट सेल्स हो जाएगा 3,75,000। ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे 3,75,000 पे क्या बोला गया है 20% ऑन सेल्स ही निकालना है, तो इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे। चलो तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3,75,000 का 20% हो जाएगा आपका 75,000, तो 3,75,000 माइनस 75,000 कितना हो जाएगा 3 लाख। तो COGS आपको मिल गया 3 लाख। अब और नेक्स्ट क्या बोला है देखो ध्यान से केस 1 में,
हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 1,60,000 एंड ओपनिंग इन्वेंट्री थी 40,000, ठीक है। तो हम एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेंगे। तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी है 40,000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1,60,000। तो 40,000 प्लस 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2, टोटल कितना हो गया 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1 लाख। तो बस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लेते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख का एवरेज इन्वेंट्री हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स, ठीक है। तो केस 1 कंप्लीट हो गया। केस 1 में कोई डाउट? आगे बढ़े केस नंबर 2 पे। चलो तो केस 2, अब केस 2 में देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो केस 2 में बोला है कैश सेल्स थी 20% ऑफ टोटल सेल्स, ठीक है, और क्रेडिट सेल्स क्या है 4,50,000। आ रहा है समझ में? तो यहां पर लिख लेते हैं हम सबसे पहले क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 4,50,000। अब टोटल सेल्स कितनी है हमें नहीं पता, उसको हम x मान लेते हैं। तो लेट टोटल सेल्स इज इक्वल टू x। तो हमारी कैश सेल्स कितनी हो जाएगी 20% ऑफ x, ठीक है। तो इसको हम 0.2x लिख सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप 20% ऑफ x लिखो या 0.2x लिखो, एक ही बात है। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x, कैश सेल्स क्या हो जाएगा 0.2x एंड क्रेडिट सेल्स हो जाएगा 4,50,000। तो 1x माइनस 0.2x कितना हो जाएगा, 0.8x, ये यहाँ चला जाएगा, इज इक्वल टू 4,50,000। तो x क्या हो जाएगा 4,50,000 डिवाइडेड बाय 0.8। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा, टोटल सेल्स कितनी आ जाएंगी 5,62,500, ठीक है। तो टोटल सेल्स आपको 5,62,500 मिल गई। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको COGS चाहिए होगा, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोला गया है 25% ऑन कॉस्ट बोला है, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पर हमें डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट लेना पड़ेगा। चलो तो COGS ले लेते हैं यहाँ पर हम टोटल सेल्स, क्योंकि अब यहाँ पे कोई सेल्स रिटर्न है नहीं, तो यही हमारा हो जाएगा नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा 5,62,500 माइनस 5,62,500 पे 25 डिवाइडेड बाय 125 ले लेंगे, सॉल्व कर लो। तो 5,62,500 का 25 डिवाइडेड बाय 125 कितना हो गया 1,12,500। इसको माइनस कर दो 5,62,500 में से, तो हमारा COGS आ जाएगा 4,50,000, ठीक है। COGS मिल गया। अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं हमारा एवरेज इन्वेंट्री भी। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री देखो कितना हो जाएगा केस 2 में 37,500 प्लस 1,12,500। तो 37,500 प्लस 1,12,500 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 75,000। तो 75,000 क्या हो जाएगा आपका एवरेज इन्वेंट्री। अब दोनों ही चीज़ें मिल गई, तो यहाँ पर अब हम निकाल लेते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो जाएगा आपका 4,50,000 डिवाइडेड बाय 75,000। तो आपका आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स।
ठीक है, ये हो गया आपका आंसर केस नंबर 2 का 6 टाइम्स। तो क्वेश्चन नंबर 79 कंप्लीट हो गया। केस नंबर 1 3 टाइम्स आंसर आ रहा है, केस नंबर 2 6 टाइम्स आंसर आ रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 ऑफ रेक्स लिमिटेड, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो हमें क्या चाहिए? COGS चाहिए और एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। चलो अब देखते हैं क्या क्या दिया है हमें। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 दिया है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स दिया है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मतलब ये परचेजेस दे दिया है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मतलब नोट नंबर 1 में जाके देखते हैं। चेंज इन इन्वेंट्री मतलब क्या है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस दिए हैं एंड अदर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। तो अदर एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे यहाँ पर? देखो नोट नंबर आपका दिया हुआ है यहाँ पर। अदर एक्सपेंसेस में कैरेज इनवर्ड्स और मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। तो कैरेज इनवर्ड्स आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, लेकिन मिसलेनियस एक्सपेंसेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आपको COGS निकालने के लिए सारी जानकारी दी हुई है। चलो तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब COGS का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर। तो COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब यहां पर आपको ओपनिंग माइनस क्लोजिंग डायरेक्टली दिया हुआ है एज चेंज इन स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है, तो हम डायरेक्टली वो फिगर ले लेंगे। कितना दिया हुआ है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग दिया हुआ है 50,000। 3 लाख के क्या दिए हुए हैं? परचेजेस। तो चलो यहाँ पर ले लेते हैं 3 लाख परचेजेस दिए हैं प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना दे दिया? 50,000। ये नेट अमाउंट आपको मिल गया। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या लोगे? तो यहाँ पर एम्प्लॉयज, देखो एक्सपेंसेस में क्या क्या दिया? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को हम कभी भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। अदर एक्सपेंसेस में देख लेते हैं। तो अदर एक्सपेंसेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर देखो नोट में आके सिर्फ और सिर्फ आपका कैरेज इनवर्ड्स डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, इसको आप लोगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस को नहीं लोगे। तो यहाँ पर क्लियरली डायरेक्ट एक्सपेंस सिर्फ एक ही आइटम है, दैट इज कैरेज इनवर्ड्स। तो इसको हम ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस 15,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपका ओपनिंग माइनस क्लोजिंग नेट आपको 50,000 अमाउंट यहाँ पर दिया जा चुका है। तो हमने सारी चीज़ें ले ली। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3,65,000। ठीक है, तो 3,65,000 आपका क्या हो जाएगा? COGS। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक देखो कितना है? 1,25,000। क्लोजिंग स्टॉक है 75,000। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 1,25,000 प्लस 75,000 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो गया टोटल? 2 लाख। 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1 लाख। तो एवरेज इन्वेंट्री हमारा आ गया 1 लाख। तो COGS मिल गया 3,65,000, एवरेज इन्वेंट्री आ गया 1 लाख। तो क्या आंसर हो जाएगा? 3.65 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्लियर हो गया इतना? तो देख लो यहाँ पर सोल्यूशन। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारा आ जाएगा 3.65 टाइम्स और ये आपका COGS आ जाएगा 3,65,000। ठीक है, यहाँ पर बस एक नोट डाल लो, ओनली carriage inwards will be considered
as direct expense, employee benefit expense or miscellaneous expense are not included. ठीक है, तो आपको ये नोट ज़रूर लिखना है कि आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करोगे और किसको नहीं कर रहे हो, किसको कंसिडर नहीं कर रहे हो. क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 80 भी कंप्लीट. यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो, तो आई होप आज हमने जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं आपको अच्छे से समझ में आया है. फिर भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें. आज के लिए इतना ही. बाकी के जो भी क्वेश्चंस है करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में. तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद. देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन. स्टे ट्यून्ड. गुड बाय.